हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं पंकज मिश्रा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना? तो चलिए आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। लेकिन बच्चा, दो ध्रुवीयता के अंत से पहले हमें ये जानना है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है? अगर आप लोग मेरे इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे तभी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में पहले इसको समझिए और समझने के बाद जब मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा आप कहोगे सर सच में आपको उस इंट्रो से मुझे पहले चैप्टर को समझने में बड़ा मजा आया है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में। तो जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पे इन्होंने लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए है, और यहीं पे आप लोगों ने देखा यूएसएसआर जो कि कम्युनिज्म, इसके बारे में यह बताया गया था कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कैसे इनके बीच में कोल्ड वॉर चला, शीत युद्ध चला। शीत युद्ध मतलब यानी कि जिसमें युद्ध की तो संभावना होती है लेकिन युद्ध नहीं होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आज हम अपने इस इंट्रोडक्शन यानी दो ध्रुवीयता के अंत से पहले का टॉपिक चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या है कि सन 1917 में क्रांति हुई। ध्यान दीजिए, 1917 में क्या हुई? रूस में क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ। और क्रांति क्या थी? यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में बनाई गई थी। यानी 1917 में रूस में क्या हुई बेटा? रूस में क्रांति हुई। क्रांति कब हुई? 1917 में। किसके खिलाफ थी बच्चा? तो यह थी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में। इन्होंने समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, ये समाजवाद चाहते थे। उस समय अमेरिका, कई देश जो थे वो पूंजीवाद के रास्ते पर थे, वो पूंजीवाद की विचारधारा पर थे। लेकिन जब 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो वही रूस उसने पूंजीवाद के खिलाफ, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया? साम्यवाद को अपनाया, समतामूलक विकास, जिसमें किसी एक का नहीं, समाज में सभी वर्गों का विकास हो सके। तो ये मैंने आपको बताया कि सन 1917 में रूस में क्रांति हुई। किसके खिलाफ हुई बेटा? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई, और इन्होंने समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। इतना क्लियर है? उसके बाद 1917 में रूस की क्रांति के बाद इन्होंने समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। इसका मतलब यूएसएसआर। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 1917 में जब क्रांति हुई थी तो क्रांति के बाद से क्या अस्तित्व में आया? समाजवादी सोवियत गणराज्य, यूएसएसआर। उसके बाद यूएसएसआर में रूस तो था ही, उसके साथ और कौन से देश शामिल थे? पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया देश शामिल थे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी क्या सर? यानी दो बड़ी महाशक्ति, एक तरफ यूएसए तो दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसएसआर 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया? उसका विघटन हो चुका था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका उत्तराधिकारी किसे मान्य बना दिया गया? तो वो उत्तराधिकारी बना रूस। इतना समझ में आया बच्चा? तो चलिए मैं आप लोगों को एक छोटे से टॉपिक के जरिए आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें आता है, अगर हम बात करते हैं यूएसए, ठीक है, यूएसए ने क्या किया? पूंजीवाद को अपनाया। ओके बच्चा, यूएसए ने पूंजीवाद को अपनाया। ये कुछ ऐसे देश हैं, ये देश, इन देशों ने क्या किया? इन देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। यानी अमेरिका में पूंजीवाद चल रहा था, जब अमेरिका में 1917 में, यानी अमेरिका में जब पूंजीवाद चल रहा था तो वहीं पे रूस में, वहीं पे बेटा क्या, रूस में सन 1917 में क्रांति हुई। क्या हुई बेटा? 1917 में क्रांति हुई। क्रांति किसके खिलाफ थी? पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। यानी एक तरफ जहां पर अमेरिका पूंजीवाद, अधिकतर देश पूंजीवाद को अपना रहे थे, तो वहीं पे पूंजीवाद के खिलाफ 1917 में रूस में क्या हुई? क्रांति हुई। कब हुई बेटा? 1917 में। और रूस ने पूंजीवाद के खिलाफ किसको अपनाया? इन्होंने साम्यवाद को अपनाया। याद रखना, यानी सोवियत संघ ने किसको अपनाया? साम्यवाद को अपनाया। जैसे ही साम्यवाद को अपनाया तो साम्यवाद को अपनाने वाला देश कौन? रूस। उस समय पूरे विश्व में क्या चल रहा था? पूंजीवाद। यानी पूंजीवाद के खिलाफ जो क्रांति चल रही थी वो रूस में चल रही थी। तो जैसे ही साम्यवाद को अपनाया तो कुछ देश, पोलैंड, हंगरी,
रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया यानी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया। अब इनके सामने कितने ऑप्शन थे? दो ऑप्शन थे, एक तरफ पूंजीवाद तो दूसरी तरफ साम्यवाद। इन्होंने क्या किया, जहां पर रूस ने साम्यवाद को अपनाया था, रूस को देख करके उन्होंने भी, पोलैंड ने, हंगरी ने, रोमानिया ने, बुल्गारिया ने, चेकोस्लोवाकिया ने भी किसको अपनाया? साम्यवाद को अपनाया। बच्चा साम्यवाद बढ़ता चला गया। जहां पर साम्यवाद पहले रूस में था, अब किस में आया? पोलैंड में, हंगरी में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, चेकोस्लोवाकिया में। इसका मतलब रूस और प्लस ये जितने भी देश थे, इन सभी देशों ने मिलकर के, कौन से देश? समाजवादी देश, साम्यवादी देशों ने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया और उसका नाम क्या था? सोवियत संघ। उसका क्या नाम था बेटा? उसका नाम था सोवियत संघ। तो अब मुझे बताइए, जो अमेरिका पूंजीवाद था, एक तरफ अमेरिका पूंजीवाद जिसको हर कोई देश उस व्यवस्था को अपना रहा था, लेकिन उसी समय 1917 में क्रांति के बाद से क्या हुआ? रूस में क्रांति हुई, फिर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया देशों ने भी किसको अपनाया? साम्यवाद को अपनाया। और सभी साम्यवादी देशों ने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया और उसका नाम था यूएसएसआर। अब बात आ गई, सर ये तो समझ में आ गया, तो अब विश्व में कितनी बड़ी महाशक्ति बच गई? तो विश्व में दो बड़ी महाशक्ति हैं। कितनी बड़ी महाशक्ति हैं? दो बड़ी महाशक्तियां। अब आपको पता है कि दो बड़ी महाशक्तियों में क्या है? एक तरफ यूएसए, ठीक है, और एक तरफ क्या था बच्चा? यूएसएसआर, यानी यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए की विचारधारा क्या थी? तो आपने अभी बताया था मैंने, पूंजीवाद, और जबकि यूएसएसआर की विचारधारा क्या थी? साम्यवाद। साम्यवाद। और यही नहीं, बल्कि यूएसए को क्या बोला गया? पहली दुनिया। क्या बोला गया बेटा? पहली दुनिया। पहली दुनिया यूएसए, और यूएसएसआर क्या बना? दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया। और इन दो बड़ी महाशक्ति के बीच में क्या चला? इन दो बड़ी महाशक्ति के बीच में चला शीत युद्ध। क्या चला बेटा? शीत युद्ध। याद रखिए, जब आप इस चैप्टर को, इस इंट्रो को समझेंगे तो बच्चा यही इंट्रो आप लोगों को दो ध्रुवीयता के अंत का चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? तो मैंने आप लोगों को पहले एक चीजें क्लियर कर दिया कि इनके बीच में क्या चला? शीत युद्ध। किस किस के बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध क्या है बेटा? शीत युद्ध जहां पे युद्ध की तो संभावना होती है लेकिन युद्ध नहीं होता है। क्या बताया मैंने? रिपीट करिए मेरे साथ। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध जो है जहां पर युद्ध की तो संभावना होती है लेकिन युद्ध नहीं होता। लेकिन सर युद्ध क्यों नहीं होता? बताइए, जब संभावना, युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास भी क्या थे बेटा? परमाणु बम। अमेरिका के पास क्या थे? परमाणु बम। और सोवियत संघ के पास भी क्या थे? परमाणु बम। अब इनको पता था कि अगर एक दूसरे के साथ परमाणु बम का प्रयोग करेंगे तो पृथ्वी नहीं, पूरी मानव जाति भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया जिसके जरिए आपको वो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बड़े आसानी से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए क्या बताया मैंने आपको बताया कि 1917 में, ध्यान दीजिए, 1917 में क्रांति कहां हुई थी बेटा? रूस में। जब 1917 में रूस में क्रांति हुई तो किसके खिलाफ थी? पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। उन्होंने किसको? समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। वो हर बच्चा जो था, यानी ध्यान से सुनिए, वो समाजवाद से प्रेरित थी। हर देश जो था वो सभी लोगों के वर्गों का विकास करना चाहता था। फिर यही नहीं, रूस की क्रांति के बाद क्या आया अस्तित्व में? यूएसएसआर आया बेटा। यानी रूस की क्रांति के बाद से समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद रूस के साथ, रूस तो यानी यूएसएसआर में रूस तो था ही जहां की 1917 में क्रांति हुई, लेकिन उसके बाद पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सभी देश जो थे वो मिल करके उन्होंने यूएसएसआर बनाया। तो यूएसएसआर कितने देशों का संगठन था? तो यूएसएसआर जो था वो 15 देशों का संगठन था बेटा। कितने देशों का? 15 देशों का। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन
सोवियत संघ का विघटन हुआ। अभी हम बस इंट्रो पढ़ रहे, ध्यान दीजिए। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उत्तराधिकारी किसे बना दिया गया बेटा? उत्तराधिकारी बना दिया गया रूस को। और रूस ऐसा पहला देश था जो परमाणु संपन्न देश बना। रूस क्या था बेटा? परमाणु संपन्न देश बना। फिर आगे बात करते हैं। इसी के बाद विश्व में दो बड़ी महाशक्ति, विश्व में दो बड़ी महाशक्ति का उदय हुआ, यानी पूरा विश्व दो बड़ी महाशक्तियों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सी दो बड़ी महाशक्तियों में? तो ध्यान दीजिए, यानी कि टू मेजर सुपर पावर। नंबर एक बात करते हैं यूएसए। यूएसए क्या है? पहली दुनिया। और पहली दुनिया, और यही नहीं, यूएसए को पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप यानी यूरोप को दो भागों में बांट दिया था। एक पश्चिमी यूरोप था और एक पूर्वी यूरोप था। तो चीजें क्या बताई गई कि पहली दुनिया यूएसए, जो पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे, ये कौन सी विचारधारा पे थे बेटा? ये पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, ये पूंजीवादी विचारधारा को चलाते थे। उसके बाद दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया किसकी है? यूएसएसआर की। पहली दुनिया यूएसए और दूसरी दुनिया यूएसएसआर, जो कि समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। क्या समझ में आया? पहली दुनिया यूएसए जो पूंजीवादी विचारधारा, और दूसरी दुनिया यूएसएसआर जो समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है? अब विश्व में केवल एक बड़ी महाशक्ति नहीं बल्कि दो बड़ी महाशक्ति विकसित हो चुके थे। जिस समय अमेरिका पूंजीवाद, उस समय जब अमेरिका की विचारधारा तेजी से फैल रही थी, तो रूस में क्रांति के बाद से साम्यवाद भी तेजी से फैलता चला गया। और यही नहीं, अब विश्व में केवल एक बड़ी महाशक्ति नहीं बल्कि विश्व में दो बड़ी महाशक्तियां थी। ठीक है, जिसमें हमने बात करी, एक तरफ यूएसए तो दूसरी तरफ यूएसएसआर। आगे देखिए बेटा, अब मैंने आपको बताया जब दो बड़ी महाशक्ति हुई तो दो बड़ी महाशक्ति के बीच में क्या चला? तो दो बड़ी महाशक्ति के बीच में चला शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? जहां पर युद्ध होने की तो संभावना होती है लेकिन युद्ध नहीं होता बेटा। यानी युद्ध होने की क्या होती है? संभावना। संभावना होती है युद्ध होने की लेकिन युद्ध नहीं होता। उसके बाद कई विकासशील देश आजाद हुए। ठीक है भाई, दो बड़ी महाशक्तियां थी, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। कई विकासशील देश आजाद हुए। तो कोई क्या कर रहा था? तो कोई अमेरिका के पूंजीवाद से प्रभावित था तो उसकी तरफ जा रहा था, कोई यूएसएसआर के साम्यवाद से भी प्रभावित था। फिर क्या था बच्चा? भारत भी आजाद हुआ। भारत पहले से ही गुलाम था, गुलाम होने के बाद आजाद हुआ। कई सालों बाद उसे कई चीजों की, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब वो किसी भी बड़ी महाशक्ति में जाता तो उसे चिंता थी, अगर यूएसए में जाता तो यूएसएसआर कि उसके साथ दुश्मनी, अगर यूएसएसआर में जाता तो यूएसए के साथ दुश्मनी होती। लेकिन भारत, और भारत ही नहीं, भारत के साथ मिलकर तीन देशों ने यही सोच रखी कि वो ना तो यूएसए के पूंजीवाद की तरफ जाएंगे और ना ही वो यूएसएसआर के साम्यवाद की तरफ जाएंगे। तो क्या हुआ? ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। कई विकासशील देश आजाद हुए। ओके सर, आपने बता दिया अभी। भारत भी आजाद हुआ, कई उन्हें समस्याओं का भी था। ठीक है, समस्या क्या थी बेटा? गरीबी की। भाई जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, कई सालों बाद आजादी प्राप्त हुई, तो क्या हुआ? उनके सामने गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या, और यही नहीं, किसी भी बड़ी महाशक्ति में जाने का दबाव था। भारत आजाद हुआ, कई समस्याएं, गरीबी की, बेरोजगारी की, आर्थिक पिछड़ेपन की, और दो बड़ी महाशक्ति में किसी भी एक बड़ी महाशक्ति में जाने का दबाव भी था। ठीक है बच्चा, भारत ने इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी भी शक्ति में ना शामिल होने का निर्णय लिया। भाई अब मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं पहले देख चुका हूं, अब शामिल नहीं होऊंगा ना यूएसए में ना यूएसएसआर में। इसका मतलब क्या होगा सर? जब यूएसए में नहीं गए, यूएसएसआर में नहीं गए, तब क्या था? तब यही हुआ बच्चा, जिस समय दो बड़ी महाशक्ति थी यूएसए और यूएसएसआर, उस समय भारत ने एक निर्णय ले लिया, स्वतंत्र निर्णय ले लिया कि वो किसी भी बड़ी महाशक्ति में शामिल नहीं होंगे। आगे ध्यान दीजिए। अब जब निर्णय लिया गया तो अकेले भारत ने ही निर्णय नहीं लिया, भारत के साथ तीन देशों के नेताओं ने मिलकर के सन 1956 में बैठक करी। तो क्या सर अकेला भारत था? नहीं बच्चा, भारत नहीं था, बल्कि भारत के साथ दो देशों, यानी 1956 में तीन देशों ने बैठक करी। कौन कौन? भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र यानी इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो। ध्यान दीजिए, तीन देश
कौन 3 देश? ये वो देश हैं जो किसी भी बड़ी महाशक्ति में शामिल होना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपना स्वतंत्र फैसला ले सके, ना तो अमेरिका के दबाव में आके और ना यूएसएसआर के दबाव में आकर के फैसला ले। तब उसके बाद 3 देश कौन कौन बचा? जबकि मैंने 3 देशों के बारे में बताया कि जिन्होंने 1956 में बैठक करी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नेता कौन? गमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो। अब 3 देशों ने तो बैठक करी, 2 देशों ने इनका समर्थन किया। बिल्कुल सही निर्णय आपका, आप सही निर्णय ले रहे हैं, आप किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहे, हम आपकी बातों से बड़े प्रभावित हैं, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो 3 ने बैठक करी तो 2 ने इनका समर्थन किया। तो समर्थन करने वाले देश में कौन कौन थे? तो समर्थन करने वाले देश में बेटा एक तरफ घाना जो कि वामे एंड क्रूमा, और दूसरे इंडोनेशिया यानी कि सुकर्णो। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, 3 देश जिन्होंने बैठक करी, भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया, और 2 देश जिन्होंने इनका समर्थन किया, सपोर्ट किया, जिनका नाम था इंडोनेशिया और घाना। तो 3 ने बैठक करी, 2 ने समर्थन किया। कितने हो गए बेटा? 5। इसका मतलब 5 देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, यानी नेम बनाया इन्होंने। ध्यान से सुनिए, तो मैंने क्या बताया कि 5 देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया, और उसका नाम क्या था? गुट निरपेक्षता। तो पहली दुनिया क्या थी? यूएसए। दूसरी दुनिया क्या थी? यूएसएसआर। तो तीसरी दुनिया किसे बोला गया? गुट निरपेक्षता को। तो गुट निरपेक्षता को कितने देशों ने बनाया बेटा? 5 देशों ने बनाया। अब जब बनाया है तो बैठक भी होगी, कॉन्फ्रेंस भी होगा, मीटिंग भी होगी। तो हुआ क्या? तो गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन, गुट निरपेक्षता का, ध्यान से सुनिए, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन सन 1961 में हुआ। और कहां हुआ? यह हुआ बेलग्रेड में। यानी कि गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। अब बताइए कि इसको बनाया कितने देशों ने था? 5 देशों ने बनाया था। कितना बनाया था बच्चा? 5 देशों ने बनाया था। सदस्य जो थे वो 5 से बढ़कर कितने हो गए? 25 हो गए। इसका मतलब जब गुट निरपेक्ष बना तो 5 देश थे, और पहले ही सम्मेलन में सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई 25। और यही नहीं, पहले सम्मेलन में 25 थी, लेकिन वर्तमान में गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सदस्यों की संख्या 120 है। तो मैंने आपको क्या बताया? यूएसए, यूएसएसआर, यूएसए पहली दुनिया, यूएसएसआर दूसरी दुनिया, और आपका तीसरी दुनिया क्या है? गुट निरपेक्षता। आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि 2 बड़ी महाशक्ति बनी, एक तरफ यूएसए बना, एक तरफ यूएसएसआर बना। जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने मिल करके अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इन्होंने अपना अलायंस बनाया, यूएसए अलायंस बनाया। तो इनका यूएसए, यानी अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का पहला सैनिक संगठन का नाम क्या है बेटा? नाटो। बहुत सुना है आप लोगों ने युद्ध में, नाटो नाटो नाटो। तो अमेरिका का पहला सैनिक संगठन का नाम क्या है? नाटो। अब नाटो कब बनाया गया? 4 अप्रैल 1949। अमेरिका का पहला सैनिक संगठन का नाम क्या है? नाटो। नाटो कब बनाया गया? नाटो बनाया गया 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का पूरा नाम क्या है? ध्यान दीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिए, अमेरिका का पहला सैनिक संगठन क्या है? नाटो। अगर मैं आप लोगों के सामने अगर एक क्वेश्चंस को, एक टॉपिक को बार बार दोहरा रहा हूं, ताकि मुझे उम्मीद है कि जो बैठा हुआ सामने बच्चा है वो यही मेरी क्लास में उससे याद हो जाए। मेरा मेन मकसद आप लोगों को अपनी क्लास में, एक बार की क्लास में समझाना है। इसलिए मैं अगर बोल रहा हूं आप लोगों को कि आपको बार बार मैं अगर रिवीजन करवा रहा हूं, तो मेरी यही उम्मीद है कि मेरा बच्चा जब पढ़े और जब मैं बोलूं बेटा याद करना है, तो बच्चा बोले सर बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको समझा के सारा बताता हूं। तो मैंने क्या बताया? उसको समझना है, चीजें क्लियर करनी है। अब रटने की चीजें खत्म करो। जब अपनी कॉन्सेप्ट, अपनी चीजें क्लियर होंगी, तब आप बोलोगे सर बहुत मजा आ रहा है पॉलिटिकल साइंस में। आगे देखिए, तो अमेरिका का पहला सैनिक संगठन हमने क्या पढ़ा? नाटो। अब अमेरिका का दूसरा सैनिक संगठन आ जाओ। तो दूसरा सैनिक संगठन का नाम क्या है? सीटो। अब सीटो कब बनाया गया? सीटो बनाया गया था
1954 में। बेटा ये गलत है, ध्यान दीजिए, 1954 में। और इसका पूरा नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका का पहला सैनिक संगठन नाटो, दूसरा सैनिक संगठन सीटो, अब तीसरा सैनिक संगठन का नाम क्या है? सेंटो। अब सेंटो का पूरा नाम क्या है? तो सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया? सन 1955 में। ध्यान दीजिए, सेंटो का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएसए के कितने सैनिक संगठन हो गए? तो यूएसए के 3 सैनिक संगठन हैं। मेरे साथ बोलिए, नाटो, सीटो, सेंटो। तो इधर यूएसए ने जब अपना सैनिक संगठन बनाया तो यूएसएसआर, दूसरी बड़ी महाशक्ति, उन्होंने भी अपना एक सैनिक संगठन बनाया और उसका नाम क्या था? वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट कब बनाया गया? 1955 में। और वार्सा किसकी राजधानी है? तो वार्सा पोलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है बच्चा? पोलैंड की राजधानी है। तो ये चीज क्लियर हो गया। दो बड़ी महाशक्ति, एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर, दोनों ने अपने मिलिट्री अलायंस बनाए। नाटो के थे, यानी कि यूएसए के नाटो, सीटो, सेंटो, और यूएसएसआर का एक था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। आगे चलते हैं। ओके बच्चा, अब आता है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध। ध्यान दीजिए, एक एक चीज को, छोटे छोटे चीजों को आसानी से, प्यार से, मैं एक एक लाइन में आपको लेकर के आया हूं। पढ़े, समझे और मजा आ जाए। तो प्लीज ध्यान दीजिए, पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? कब हुआ बेटा? तो पहला विश्व युद्ध हुआ सन 1914 से 1918 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो सन 1914 से 1918 में हुआ। भाई पहला विश्व युद्ध हुआ, छोटे बड़े सभी देश लड़ रहे थे। छोटे देशों को डर था, पड़ोसियों देशों को डर था। पहला विश्व युद्ध जो चल रहा था वो सन 1914 से लेके 1918 में। लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कुछ तो करना था ना, शांति भी तो अपनानी थी, विश्व को सुरक्षित भी तो करना था। क्योंकि किसी भी चीज का हल युद्ध नहीं है, किसी भी चीज का हल लड़ाई नहीं है। जबकि हम किसी भी समस्या को लड़कर नहीं, बातचीत के द्वारा समस्या को हल करते हैं। तो विश्व में शांति लाने के लिए, विश्व में शांति लाने के लिए इन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया। विश्व में शांति और सुरक्षा लाने के लिए, पूरे वर्ल्ड को पीसफुल करने के लिए, पूरे विश्व को शांति मिलाने के लिए इन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया। और लीग ऑफ नेशन कब बनाया गया बेटा? तो ये बनाया गया 1920 में। कब बनाया गया? 1920 में। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में। विश्व में क्या लाना था? शांति लानी थी सर। और शांति लाने के लिए क्या बनाया गया? लीग ऑफ नेशन बनाया गया। कब बनाया गया? सन 1920 में। लेकिन हुआ क्या बेटा? यही लीग ऑफ नेशन जो था वो असफल हो गया, वो फेल हो गया। जिस काम के लिए बनाया गया उस काम को सही और सही ढंग से नहीं कर पाया। और यही लीग ऑफ नेशन के रहते हुए भी विश्व में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो ध्यान दीजिए, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, मैंने बताया ना, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। सर अब किसके बीच में चला? तो ये चला एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 किस किस के बीच में चला? ये चला मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में चला। ठीक है, मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र में 26 देश मित्र राष्ट्र में। लेकिन जो महत्वपूर्ण देश हैं उसमें कौन? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर। यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस और यूएसएसआर ये मित्र राष्ट्र में थे। किसके खिलाफ? धुरी राष्ट्र के खिलाफ। धुरी राष्ट्र के खिलाफ बेटा। धुरी राष्ट्र में कौन? जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान, यानी एक तरफ मित्र राष्ट्र, एक तरफ धुरी राष्ट्र, और दोनों के बीच में क्या चल रहा था? दूसरा विश्व युद्ध। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, विजयी कौन हुआ? मित्र राष्ट्र। जीता कौन? मित्र राष्ट्र रहा बेटा, मित्र राष्ट्र। उसके बाद जब मित्र राष्ट्र रहा तो उस दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकला? मित्र राष्ट्र विजयी रहा, मैंने बताया अभी आपको। और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध ऐसे खत्म नहीं हुआ, उन्होंने जापान के दो शहर, अमेरिका ने जापान के दो शहर किस किस पे बेटा? यानी दो शहर जिसका नाम क्या था? हिरोशिमा और नागासाकी। किस किस पे बेटा?
हिरोशिमा नागासाकी, जापान के 2 शहर पे अमेरिका ने बम गिराया। और बम गिराने के बाद क्या हुआ, जैसे ही बम गिराया तो बम गिराने के बाद जाकर के दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया बेटा। शीत युद्ध का दौर क्या हुआ, शुरू हुआ। तो कौन से 2 शहर हैं, एक का नाम है हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। बम कौन सा, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, लिटिल बॉय। कब, 15 टन का था। जैसे ही एक परमाणु बम गिराया गया, एक परमाणु बम गिराया, जापान जो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया था, तो उसके बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिरा दिया गया। और वो कितने टन का था, वो 21 टन का। यानी लिटिल बॉय 15 टन, फैटमैन मोटा आदमी कितना, 21 टन। इसके बाद जापान ने अपने आप को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद, समर्पण करने के बाद क्या था, अमेरिका को पता था, अमेरिका को पता था कि जापान अपने आप को आत्मसमर्पण करने वाला है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जापान पर हमला किया। वो अपनी शक्ति पूरे विश्व के देश को दिखाना चाहता है बच्चा, कि देखो मैं एक ऐसी महाशक्ति हूं। फिर उसके बाद से जापान ने आत्मसमर्पण किया और समर्पण करने के बाद क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ बेटा। दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और शीत युद्ध का दौर क्या हो गया, शुरू हो गया। शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया बेटा। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जैसे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त और शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं। ओके बच्चा, आगे चलते हैं। बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार ये हमारे इंट्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है बच्चा, इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक। समझिए इस टॉपिक को समझिए। जब पहला चैप्टर, तो आपका डाउट नहीं होगा सर यूएसएसआर कैसे बना, सर गुट निरपेक्षता कैसे बना। तो ये चीजें आप लोगों को इसी वीडियो में आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्लिन की दीवार, लेकिन बर्लिन की दीवार को पहले अच्छे से समझिए जो मैं बता रहा हूं। ओके बच्चा, ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं जर्मनी, ओके बेटा, जर्मनी, जर्मनी कब, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेटा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ध्यान दीजिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बट गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बट गया। एक पूर्वी जर्मनी बेटा, क्या नाम है, पूर्वी जर्मनी, ठीक है, और दूसरे का पश्चिमी जर्मनी, दूसरा पश्चिमी जर्मनी। यानी जर्मनी हमारे देश के, भारत के महाराष्ट्र से भी छोटा, क्या, जर्मनी। तो जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 भागों में बट गया। कैसे, एक बना पूर्वी जर्मनी, एक बना पश्चिमी जर्मनी, और बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई बेटा। और उस दीवार का नाम क्या था, उस दीवार का नाम था बर्लिन की दीवार। क्या नाम था बेटा, बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार। और इस दीवार को बेटा, ये जो दीवार है इसे 1961 में खड़ा किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में, एक पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी। बीच में एक दीवार खड़ी किया गया, उस दीवार का नाम था बर्लिन की दीवार। लेकिन हुआ क्या, जिस तरीके से पूरा विश्व 2 विचारधारा, पूंजीवाद और साम्यवाद में बढ़ गया था, और यही जर्मनी भी इन 2 विचारधाराओं से प्रभावित होकर 2 अलग अलग भागों में बढ़ गया। एक जो कि पूर्वी जर्मनी, जिन्होंने यूएसएसआर के साम्यवाद को अपनाया, जिन्होंने यूएसएसआर के साम्यवाद को अपनाया, और पश्चिमी जर्मनी ने यूएसए के पूंजीवाद को अपनाया बेटा। किसको अपनाया, पूंजीवाद को, यानी यूएसए के पूंजीवाद को अपनाया, यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। उसके बाद क्या होता है, इनकी अर्थव्यवस्था, जो पश्चिमी जर्मनी की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी बेटा, तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन
लेकिन पूर्वी जर्मनी की अर्थव्यवस्था 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 क्या हुई? गतिरुद्ध हो गई बेटा। क्या हो गई? गतिरुद्ध हो गई। और पूर्वी जर्मनी सोचने लगा, भाई हमसे सही तो पश्चिमी जर्मनी है, जिन्होंने यूएसए के पूंजीवाद को अपनाया, अपने देश की तरक्की कर लिया, अर्थव्यवस्था मजबूत कर ली, और हम जो कि पूर्वी जर्मनी, उसकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई। सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। तब जाकर के पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने किसने? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने क्या किया? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 28 साल बाद, ध्यान दीजिए बेटा, यानी कि पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 28 साल बाद, कितना बेटा? 28 साल बाद 9 नवंबर 1989 को 9 नवंबर 1989 को दीवार गिरा दिया बेटा, दीवार गिरा दिया। और जैसे ही दीवार गिरा तो गिरने के बाद क्या होगा? जर्मनी फिर एकीकरण हुआ। जर्मनी का क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। और इन्होंने यूएसए के पूंजीवाद को अपना लिया। और यहीं से क्या हुआ? सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हो चुकी थी। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया? दूसरे विश्व जर्मनी कितने भागों में बटा? 2। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, एक दीवार बीच में खड़ा किया गया, उसका नाम था बेटा बर्लिन की दीवार। और बर्लिन की दीवार को 1961 में खड़ा किया गया। जो पूर्वी जर्मनी है उसने यूएसएसआर के साम्यवाद को अपनाया, तो वहीं पे पश्चिमी जर्मनी है जिसने यूएसए के पूंजीवाद को अपनाया। फिर क्या हुआ? पूंजीवाद, जब पश्चिमी जर्मनी की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, पूर्वी जर्मनी की अर्थव्यवस्था बच्चा गतिरुद्ध हो गई। तो यही पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 28 साल बाद, क्योंकि 1961 में खड़ा किया, और 28 साल बाद इस दीवार को गिरा दिया गया। और यहीं पे जब गिरा दिया गया 9 नवंबर 1989 को, और यहीं से जब क्या हुआ? जैसे ही दीवार को गिराया, जर्मनी का एकीकरण हुआ, और इसी जर्मनी ने अमेरिका के पूंजीवाद को अपना लिया। और बच्चा यहीं से सोवियत संघ के विघटन की परंपरा शुरू हो गई। और इसके बाद ही 25 दिसंबर 1991, डेट भूलोगे? नहीं भूलने दूंगा। क्यों? 25 दिसंबर क्रिसमस डे। तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ, और विघटन के बाद से क्या हुआ? विश्व में एक बड़ी महाशक्ति रह गई, और उसका नाम क्या था? यूएसए। ध्यान दीजिए, अभी तो यहां पे बर्लिन की दीवार अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में, उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो सबसे सरगर्म दौर में क्या हुआ? बर्लिन की दीवार बनाई गई। बर्लिन की दीवार बनाई गई। जर्मनी जो था वो 2 चीजों में विभाजित हो गया, पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच में। बर्लिन की दीवार को जो था वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना गया? तो माना गया किसको? बर्लिन की दीवार को। दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में। लेकिन ये दीवार 28 साल तक खड़ी रही, और अंत में 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने कितने साल बाद? इसे 28 साल बाद इसे गिरा दिया। और गिराने के बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ, और इस जर्मनी ने किसको अपना लिया? यूएसए को अपना लिया बच्चा, यूएसए के पूंजीवाद को अपना लिया। तो मैंने आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर किया। उम्मीद करता हूं, कर लूं उम्मीद कि आपको आ गया होगा। तो प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। यही टॉपिक, यही इंट्रो जब पहला चैप्टर पंकज मिश्रा आप लोगों के लिए लेके आएगा, तो आप बोलोगे सर आपके पहले इंट्रो से ना सच में बड़ा मजा आ गया। तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप और भी ज्यादा अच्छे से करेंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका मेरा साथ, आपका ऐसे मिलता हुआ प्यार मुझे और एनर्जी और सब चीज़ों में मैं छोटे छोटे आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को, आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊं, ताकि बैठे हुए मेरे हर बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे से आ सके।
तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे एंड ऑल द बेस्ट।